हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड, जिसमें 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्लेटर रूल। यह रूल इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जो कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। और स्लेटर रूल को इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपकी यह सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं स्लेटर रूल क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। जे.सी. स्लेटर प्रपोज्ड कंटेन रूल्स टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर इंटरवलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स। स्लेटर रूल जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। स्लेटर रूल के नाम से पता चल रहा है कि एक साइंटिस्ट है जो जे.सी. स्लेटर थे, इनके नाम पे स्लेटर रूल का निर्माण हुआ है। स्लेटर रूल पड़ा है। जे.सी. स्लेटर ने विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, जो विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उनके लिए आवरण स्थिरांक की गणना हेतु कुछ नियम प्रस्तावित किए। जो जे.सी. स्लेटर थे, उन्होंने विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो विभिन्न सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन थे, उनके आवरण हेतु एक स्थिरांक की गणना हेतु कुछ नियम, एक स्थिरांक की गणना होती कुछ नियम प्रस्तुत किए। From the knowledge of shielding constant of effective nuclear charge can be determined by subtracting it from actual nuclear charge. The Slater rule are as follows. यहाँ स्लेटर ने बताया कि आवरण स्थिरांक के ज्ञान से प्रभावी नाभिकीय आवेश को वास्तविक नाभिकीय आवेश से घटाकर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ स्लेटर ने बताया कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसको वास्तविक नाभिकीय आवेश से घटाकर निर्धारित किया जाता है, जो कि स्लेटर नियम इस प्रकार है। The screening constant phi on the electron present in any orbital of the atom can be calculated using Slater's rule. यहाँ बताया गया है कि स्लेटर के नियम का उपयोग करके परमाणु के किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवरण स्थिरांक पाई की गणना की जा सकती है। यहाँ बताया गया है कि स्लेटर का नियम था, जो रूल था, उनका उपयोग करके परमाणु के किसी कक्षक में, जो परमाणु होगा, जो एटम होगा, उनके किसी भी कक्षक में उपस्थित, जो उनके कक्षक होंगे उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवरण स्थिरांक पाई की गणना की जा सकती है। जो पाई होती है उसकी आवरण स्थिरांक की गणना की जाती है। किसी भी परमाणु के किसी भी जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आवरण स्थिरांक प्रेजेंट होता है उसके पाई की गणना की जाती है। First, the sigma on the electrons present in s and p orbitals can be calculated in the following manner. यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि यस और पी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर सिग्मा की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। यहाँ बताया गया कि जो यस और पी कक्षक होते हैं, जो यस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, उन पर सिग्मा की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। जो पी और एस कक्षक इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें सिग्मा की गणना निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। अब हम देखेंगे सेकेंड। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गिवन एटम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एज फॉलोज: 1s 2sp 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। सेकेंड में बताया गया है कि जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको निम्नलिखित समूह, निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित बहुत सारे ग्रुप में, समूह में विभाजित किया जा सकता है। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें निम्नलिखित ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, समूह में विभाजित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, जो सेम होंगे उसको, जो डिफरेंट होंगे उसको अलग समूह में, और जो सेम होंगे वह एक समूह में प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में दिया गया, हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। 1s यह अकेले रहेगा क्योंकि इसमें 1s प्रेजेंट है, और जो 2s और 2p है ये सेम है, इसलिए इसमें सेम ग्रुप में इसको रखा गया है। क्योंकि ये 2 सेम मिल रहे हैं, इसमें 1s था, इसमें 2s है, इसमें 2p है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। इसमें 2 ग्रुप है, उसमें एक, इसको 1s को अलग कर दिया गया है, 2s 2p को अलग कर दिया गया है, एंड 3p को भी अलग कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। और 3d अकेले है क्योंकि 3d को अकेले रखा जाता है। 3d और 4f को हमेशा अकेले रखा जाता है। और 4s 4p को भी अलग कर दिया गया है, और 4d को भी अलग कर दिया गया है, एंड 4f को भी अलग कर दिया गया है। अलग समूह में, अलग ग्रुप में रखा गया है। ये अलग ग्रुप में रखा गया है। एक अलग ग्रुप है 3s 3p का अलग ग्रुप है, 3d अकेले इसका भी अलग ग्रुप है, 4s 4p का अलग ग्रुप है, 4d भी अलग ग्रुप है, 4f भी अलग ग्रुप है।
अब हम देखेंगे थर्ड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप इज 0.35 इन सिग्मा। थर्ड में बताया गया है कि समान समूह में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योगदान सिग्मा में 0.35 होता है। जो समान समूह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो योगदान होगा सिग्मा में 0.35 होता है। सिग्मा में जो योगदान होगा 0.3 पॉइंट होगा जो इलेक्ट्रॉन समान समूह में प्रेजेंट हो दे, जो समान समूह वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके लिए 0.35 सिग्मा में योगदान होगा। अब हम देखेंगे फोर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द n-1 सेल इन इज 0.85। और यहाँ फोर में बताया गया है कि n-1 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योगदान 0.85 है। जो n-1 सेल इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो योगदान होगा वो 0.85 होता है। n-1 कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो योगदान होगा 0.85 होता है। अब हम देखेंगे 5, फॉर ऑल अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा इज 1.00। 5 में बताया गया है कि अन्य सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा के इलेक्ट्रॉन का योगदान 1.00 होता है, जिसको हम 1 कह सकते हैं। जो 5 में बताया गया है कि जो और सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो सिग्मा में योगदान होगा वह 1 होगा। जो अन्य सभी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो सिग्मा में वैल्यू होगा 1 होगा। अब हम देखेंगे 6, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द कंसीडर्ड ग्रुप्स इज 0, बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी एंड एफ ऑर्बिटल देन। यहाँ बताया गया है कि जो समूह के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा वह 0 होगा। जो इलेक्ट्रॉन समूह के बाहर उपस्थित होंगे, ग्रुप के बाहर उपस्थित होंगे, उनका मान्य 0 होगा, 0 होगा। बट इफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डी एंड एफ ऑर्बिटल देन, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन डी और एफ कक्षकों में उपस्थित होंगे तो, जो एग्जाम्पल जेड इफेक्टिव फॉर 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन भी। लेकिन जो डी एंड एफ ब्लॉक में उपस्थित होंगे तो एग्जाम्पल में वेनेडियम दिया गया है जिसका परमाणु क्रमांक 23 होता है, 23 होता है, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, जो कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है एंड इसका सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट कर जेड इफेक्टिव निकाला गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर 23 होता है। इसको हम एग्जाम्पल में लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जेड इफेक्टिव इसका निकालेंगे। वेनेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 23 होता है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को पता होगा। इसका हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वेनेडियम का, तो इसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 3d 4s2 के बाद आता है, 4s2 के बाद आता है। लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है यह फुल नहीं है। 3ds को 4s के पहले रखते हैं, 4s2 के पहले रखते हैं, लेकिन यह आता है बाद में। लेकिन यहाँ पर 3d को पहले रखा गया है। 3d3 को हम पहले से भी रख सकते हैं 4s2 के, और इसको सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए 3d3 को हम पहले रखेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर भी पूर्ण नहीं, इसका परमाणु जो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया, इसलिए 4s2 में पूरे इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसलिए इसको हम लास्ट में रखे हैं। तो हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इन सेम ग्रुप 1, 3d एक अलग ग्रुप है, देख सकते हैं यह एक अलग ग्रुप है। 2s2 2p6 अलग ग्रुप है, 3s2 3p6 अलग ग्रुप है, 3d3 अलग है, 4s2 यह अलग है। तो जो इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप इन 1, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इसका जो सेम ग्रुप है 1 है, इसका जो सेम ग्रुप है 1 है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से 4 जो लास्ट में से एक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे 2 इसमें प्रेजेंट है तो इसमें एक माइनस करेंगे तो एक बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल इलेक्ट्रॉन इन 11, और इसमें इसके बाद जो हम लेंगे इसमें सेम ग्रुप है 3s2 3p6 3d3, और इसमें जो लास्ट ग्रुप के पहले जो प्रेजेंट हुए हैं सेम ग्रुप, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देख सकते हैं। इसमें जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, 36 9 एंड इसके बाद 2 जोड़ेंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अदर इनर सेल, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें लास्ट ग्रुप में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसमें पूरा टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। और इसमें जो
अदर इलेक्ट्रॉन से इसमें 10 अदर सेल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो अदर इनर साइड सेल प्रेजेंट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिग्मा वैल्यू यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। सिग्मा वैल्यू यहाँ दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में जो था आउटर सेल में 1 था, ये आउटर सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, आप लोग देख सकते हैं। तो हम पहले आप लोगों को बताए थे कि जो आउटर सेल होगा, जो अदर ग्रुप होगा, जो बाहर वाला ग्रुप होगा जो प्रेजेंट होगा, उसमें 0.35 का गुणा करते हैं। इसमें इसका गुणा करेंगे 0.35। अब लोग को हम दिखा दे रहे हैं 0.35 का गुणा किस में करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 0.35 का सिग्मा में कैलकुलेट करेंगे। जो आउटर में सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसमें 0.35 का गुणा करेंगे। और जो 4 में बताया गया है कि n-1 सेल में 0.85 का गुणा करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि जो n-1 वाले में सेल में 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन दिया गया है और इसमें कितना गुणा करना था 0.85 का गुणा करेंगे, 0.85 का। और जो लास्ट में जो सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें 1 का गुणा करेंगे। आप लोग को बताया गया था, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। 5 में दिया गया है कि जो अदर इनर साइड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें 1 का गुणा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे जिसमें 1 का हम गुणा करेंगे। इन सब का गुणा करने के बाद 0.1 में 0.35 का गुणा करेंगे तो 0.35 आएगा एंड प्लस हम 0.85 में 11 का गुणा करेंगे तो 9.35 आएगा एंड 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। इन सबको हम जोड़ देंगे, जो ये सब आया है इन सबको हम जोड़ देंगे, प्लस करके जोड़ देंगे, जिसमें इनका ना पूरा टोटल आएगा 19.70 आएगा, 19.70 आएगा इसका टोटल मान। उसके बाद हम इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए जेड में से सिग्मा को माइनस कर देते हैं। जो जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है और इसमें से सिग्मा को माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर 23 था, इसमें से जो सिग्मा जो इसका 19.70 आया है इसको हम माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर में से। सिग्मा का वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाली है, उसको हम जेड में से माइनस कर देंगे जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव का। इसमें से एटॉमिक नंबर में से जो हम सिग्मा निकाले हैं उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जेड इफेक्टिव 3.3 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आई होप अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि जेड इफेक्टिव को मान कैसे निकालते हैं। आप लोग एक बार अपने से कैलकुलेट कर जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं स्लेटर रूल का, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सरल तरीके से इस वीडियो में स्लेटर रूल को समझाया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोगों को बताया कि कैसे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एंड इसका कैसे मान रखकर इसमें किसका कितना मान रखा जाता है एंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सब जो 1s2 थे इनका अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये सब अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं। जो सेम ग्रुप होंगे उसमें अलग अलग ग्रुप होंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इन सब का स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए और अपने से कैलकुलेट करके जरूर देखिए कि हमें आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही, समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे चैनल पर बने रहिए एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है एंड आप लोगों के हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए ये चैनल बनाया गया है कि जिसके लिए जो कि आपको पढ़ने में कोई समस्या न हो। अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अगर शेयर करेंगे, तभी सभी लोगों के पास पहुंच पाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आसानी से पढ़ सकेंगे, जो कि उनको कोई चीज़ समझने में समस्या आ रही है तो अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग का साथ और सपोर्ट चाहिए हमको, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।